गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, जय सिया राम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं आपको क्लास 10th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर बताने जा रहा हूं। तो आज हम इस चैप्टर को बहुत ढंग से पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आपको इस चैप्टर का पूरा सारांश बताऊंगा, यानी बहुत ही इसको समराइज़ करके इस चैप्टर को समझाने की आपको कोशिश करूंगा। और हम हर दिन चलेंगे नए नए पेजेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम, जैसे कि आप जानते हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है। अब इस चैप्टर में सबसे पहली बात, ये कहानी शुरू होती है। तो ये कहानी शुरू होती है कि अगर आप इस चैप्टर में कोई पिक्चर देख रहे हैं ऊपर, तो आप देखेंगे कि चित्र 1 में फेडरिक सौर्यू विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न राष्ट्रों के बीच संधि दिखाया गया है, जिसको कहते हैं द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फेडरिक सौर्यू 1848। अब आपकी ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी इस पिक्चर को देख के ही शुरू होती है। तो इस पिक्चर में क्या कहानी है? 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फेडरिक सोरियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, जिसे सीरीज कहते हैं। और इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा, जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र देखें। चित्र 1 में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र, सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष और लंबी कतार में हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला के रूप में प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं, जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सारियों के कल्पना दर्शन यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। तो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे, यानी राष्ट्र राज्य मतलब नेशन स्टेट, जब फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं, जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। ये दिलचस्प है कि जिस समय सरयू ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा थामे हुए हैं वे 1848 की उदारवादी उम्मीदों में की अभिव्यक्ति हैं, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। इस अध्याय यानी इस चैप्टर में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे, जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सरयू ने चित्र 1 में, जो कि आप अपने बुक में देख रहे हैं, चित्र 1 में दी है। 19वीं सेंचुरी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा, जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए थे। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियों और विचार विकसित हो रहे थे, जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्र शक्ति की थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी, यह संघर्षों, नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा, जिनके तहत 19वीं सदी के दो यूरोप में राष्ट्र राज्य एक राष्ट्रवाद अतीत में आए। अब इसके आगे हम यहाँ पे कुछ नए वर्ड्स पढ़ते हैं। जैसे आप देखेंगे, न्यू वर्ड्स में आपको दिया गया है एब्सोल्यूटिज्म, एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट मीन्स होता है लिटरली अ गवर्नमेंट, अ सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिटेन्स ऑन द पावर एक्सरसाइज। इन हिस्ट्री द टर्म रेफर टू अ फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव। यानी कि एब्सोल्यूटिज्म का मतलब होता है निरंकुशवाद, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था
जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। फिर यहाँ पे सेकंड वर्ड है यूटोपियन। यूटोपियन का मतलब होता है कल्पनादर्श। यहाँ पे यूटोपियन अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, यानी कि एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव सा प्रतीत होता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक आपको पिक्चर दिख रही होगी, इसमें इंस्टेड रेनन क्या कहते हैं, तो आइए हम इस सोर्स को जानते हैं। अनसेट रेनट व्हाट इज द नेशन, वो कहते हैं राष्ट्र क्या है। तो मैं आपको इसकी समरी बता देता हूँ। यहाँ पे फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन 1823-92 ने 1882 में सारबान विश्वविद्यालय में दिए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा, जिसका शीर्षक था कुस्ट कु यून नेशन, यानी राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जनसमूह होने की, यह सब जरूरी शर्तें हैं। अतः एक राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता, लार्ज स्केल सॉलिडिटी है। उसका अस्तित्व रोज होने वाले जनमत संग्रह, जिसे पब्लिसिटी कहा जाता है, प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वे निवासी ही हैं। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक जरूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है, और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नए वर्ड्स भी आपको दिए गए हैं, जिसका नाम दिखाया गया है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट मीन्स होता है अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल, यानी कि जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको ये चैप्टर कैसा लगा, इसके बारे में आप मुझे जरूर बताएं। और हाँ, इस हमें सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और इसका सेकंड पार्ट का आप वेट करें। सेकंड टॉपिक में आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। थैंक यू।